हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम जेबी गुप्ता के इंडक्शन मशीन से रिलेटेड 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे। जो ये सारे एमसीक्यूज हैं वो डिफरेंट एग्जाम जैसे कि गेट, ईएससी, स्टेट के एग्जाम्स के लिए, महाजन को, ट्रांसको के एग्जाम्स के लिए, बाकी सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, a 6-pole 3-phase alternator running at 1000 rpm supplies to an 8-pole 3-phase induction motor which has a rotor current of frequency 2 Hz. The speed at which the motor operates is। तो अल्टरनेटर के बारे में आपको पता है दोस्तों। अल्टरनेटर में क्या होता है कि हम प्राइम मूवर के थ्रू के हेल्प से हम लोग उसके रोटर को रोटेट करते हैं और उसका हमको आउटपुट एक सप्लाई वोल्टेज मिलता है। अब इस अल्टरनेटर का जो आउटपुट है उसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एक मोटर के इनपुट में। मोटर का इनपुट एक एसी सप्लाई होता है इंडक्शन मोटर का, जो कि एक टॉर्क जनरेट करता है, जो एक मैकेनिकल आउटपुट होता है। ठीक है। तो जो अल्टरनेटर जो है वो रन कर रहा है कितना, 1000 आरपीएम से। तो सबसे पहले हम लोग अल्टरनेटर का फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कि किस फ्रीक्वेंसी से वो सप्लाई करता है। तो अगर हम अल्टरनेटर का फ्रीक्वेंसी निकालें तो आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू, क्योंकि अल्टरनेटर आपको पता है ऑलवेज सिंक्रोनस स्पीड पर रन करता है, तो उसका स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं 120f/p। तो उसके हिसाब से हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई जो कि अल्टरनेटर जनरेट करता है उसको कैसे निकाल सकते हैं, n/p डिवाइडेड बाई 120। उससे हमारा निकलेगा कितना, 50 हर्ट्ज। अब ये 50 हर्ट्ज का जो 3-फेज सप्लाई है ये मोटर के इनपुट टर्मिनल तक जाता है और उससे फिर आउटपुट जनरेट होगा, मैकेनिकल आउटपुट जनरेट होगा। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि 3-फेज इंडक्शन मोटर का को सप्लाई किया जा रहा है जिसका रोटर करंट फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है। तो बेसिकली रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स जो हमारा स्टेटर एमएमएफ और रोटर एमएमएफ का फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसका मतलब है क्या कि यहाँ पर स्लिप इंटू ये 2 है, स्लिप इंटू 50 है ना। 50 हमारा फ्रीक्वेंसी है इनपुट सप्लाई और रोटर का फ्रीक्वेंसी 2 है, इज इक्वल टू 2 है। इसका मतलब है कि स्लिप इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 50 यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 25। ये हमारा आ गया स्लिप। ठीक है। तो इसका मतलब है कि स्लिप निकलने से हमारा जो मोटर का स्पीड होता है, जो इंडक्शन मोटर के केस में होता है, वो क्या होता है 1 - s टाइम्स सिंक्रोनस स्पीड, यानी कि 1 - 1/25 टाइम्स सिंक्रोनस स्पीड। कैसे निकलेगा मोटर के केस में, देखिए वो तो रोटर के अल्टरनेटर केस में तो अलग था, पोल्स था। तो इसका मतलब है कि 120 इंटू फ्रीक्वेंसी जो कि अल्टरनेटर के आउटपुट से लिया गया है, जो कि इसका मोटर का मेन इनपुट है, डिवाइडेड बाई 8। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 720 आरपीएम। तो इसका मतलब इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 6-pole 50 Hz 3-phase synchronous motor and a 8-pole 50 Hz 3-phase slip ring induction motor are mechanically coupled and operate on the same 3-phase 50 Hz supply system. If they are left open circuited, then the frequency of the voltage produced across any two slip rings would be। इसमें क्या बोला गया है कि 3-phase synchronous motor है 6-pole का एंड 8-pole 50 Hz 3-phase slip ring induction motor are mechanically coupled, यानी दोनों का रोटर है वो मैकेनिकली कपल्ड है, दोनों एक ही स्पीड पर रोटेट करेंगे और ऑपरेट ऑन द सेम 3-phase 50 हर्ट्ज सप्लाई सिस्टम भी सेम है। अब उसको ओपन सर्किट लेफ्ट किया जाए तो फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज प्रोड्यूस क्या होगा एनी टू स्लिप रिंग का, तो हम लोग निकालते हैं। ठीक है। तो हम लोग सिंक्रोनस मोटर का निकालते हैं। पहले स्पीड क्या होगा 50 हर्ट्ज पे, तो 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि ये 1000 आरपीएम होगा। ठीक है। और स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर है वो क्या हो जाएगा 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 750 आरपीएम। तो यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं दोस्तों। अगर जो है सिंक्रोनस मोटर को अगर जो उसको ड्राइव किया जाता है डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग एमएमएफ के डायरेक्शन में, तो इंडक्शन मोटर के केस में क्या हो जाएगा, और अगर उसको अपोजिट डायरेक्शन में ड्राइव किया जाता है तो उसके केस में स्लिप क्या होगा, उन दोनों का वैल्यूज हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर हम लोग को उसके डायरेक्शन में जो था, जो सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर है वो उसका डायरेक्शन इंडक्शन मोटर के डायरेक्शन के अपोजिट में है, तो उसके केस में स्लिप का क्या वैल्यू हो जाएगा, तो स्लिप इसमें आएगा इंडक्शन मोटर का स्लिप क्या आ जाएगा
750 माइनस 1000 आरपीएम डिवाइडेड बाय 750, ठीक है, तो ये आएगा -1/3, यानी कि ये जनरेटिंग मोड में चला गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी निकाल लें, रोटर का फ्रीक्वेंसी, तो 1/30 इंटू 50 यानी कि 16.66 हर्ट्ज आएगा, ठीक है। एक केस तो ये हुआ। दो केसेस इसमें आ सकता है। एक में क्या होगा कि सिंक्रोनस मोटर का और उसका दोनों का जो रोटेटिंग एमएमएफ है उसका डायरेक्शन बिल्कुल अलग है, ठीक है। और एक है कि दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। तो अलग के केस में तो देखिए ये सेम के केस में तो ये डायरेक्शन हो गया, सेम डायरेक्शन हुआ, तो क्योंकि उसमें सेम डायरेक्शन से क्या होगा, स्लिप में रिलेटिव स्पीड आएगा। अच्छा, अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो इंडक्शन मोटर का स्लिप जो है वो क्या आ जाएगा, 750 प्लस 1000 आरपीएम डिवाइडेड बाय 750, जो कि आएगा 1750 डिवाइडेड बाय 750, जो कि ग्रेटर देन 1 आएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि रोटेटिंग जो ये है उसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, स्लिप टाइम्स होता है फ्रीक्वेंसी का, तो स्लिप इसमें ग्रेटर देन 1 है तो ये ग्रेटर देन 50 हर्ट्ज जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो दोनों ऑप्शन है, दोनों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। एक तो 16.66 है जो इस ऑप्शन में नहीं है, और 50 हर्ट्ज से बड़ा है अगर फ्रीक्वेंसी रोटर का तो वो भी इस ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब इसमें नन ऑफ द अबव होगा, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो दोनों केस हमारे पास यही है कि अगर जो है जो सिंक्रोनस मोटर का जो एमएमएफ है उसके अपोजिट में रहा तो उसे केस में क्या हो जाएगा, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में केस में क्या होगा, सेम डायरेक्शन केस में रिलेटिव जो मोशन है वो माइनस में आएगा, और अपोजिट के केस में रिलेटिव मोशन क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो ये ग्रेटर देन 1 हुआ तो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 50 हर्ट्ज जाएगा, और एक 16.66 हर्ट्ज की, तो दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है, जिसका मतलब इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a voltmeter gives 120 oscillations per minute when connected to a rotor of an induction motor। 120 ऑक्सीलेशंस पर मिनट दे रहा है, यानी कि रोटर का अगर इंडक्शन मशीन के जो रोटर है उसमें एक वोल्टमीटर को अगर कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है, तो उसमें जो ऑक्सीलेशन है वो हमारा है 120 ऑक्सीलेशंस पर मिनट, यानी कि उसको पर सेकंड में निकालेंगे तो 120 डिवाइडेड बाय 60 ऑक्सीलेशंस पर सेकंड, यानी कि ये 2 हर्ट्ज के लगभग में फ्रीक्वेंसी आएगा। तो इसमें यही बता रहा है कि जो वोल्ट मीटर हम लोग कनेक्ट करेंगे उसमें जो फ्रीक्वेंसी इंड्यूस्ड होगा वो आएगा 2 हर्ट्ज, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी मेन लाइन फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज का है ना। तो स्लिप ऑफ द मोटर, तो इसका मतलब बेसिकली हमारा रोटर का फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स जो लाइन फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये स्लिप टाइम्स जो फ्रीक्वेंसी हमारी है 50 है, रोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 हर्ट्ज है। तो इसका मतलब है क्या कि एस की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/25, 1/25 यानी कि ये आएगा हमारा 4%, ठीक है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट्स एट स्टैंड स्टिल इज इक्वल टू। तो रोटर करंट का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी एफ आर इज इक्वल टू एस टाइम्स फ्रीक्वेंसी होती है। अभी देखिए स्टैंड स्टिल का कंडीशन मतलब क्या है कि रोटर को हम लोगों ने पकड़ के रखा है या रोटर स्टॉप कंडीशन में, तो उसमें जो रोटर की स्पीड होगी वो क्या होगी, 0। तो स्लिप हम कैसे निकाल सकते हैं, एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस। अब एन आर की स्पीड इसमें 0 है तो इसका मतलब है क्या कि ये होगा एन एस डिवाइडेड बाई एन एस यानी कि 1। अब स्लिप का वैल्यू 1 यहाँ रखने पे तो रोटर की फ्रीक्वेंसी जो स्टैंड स्टिल कंडीशन में है वो मेन लाइन से फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, ये याद रखिएगा ऑलवेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the rotor of a 4-pole 50 hertz 3-phase sleeping induction motor runs in a clockwise direction when stated terminal 1 to 3 are connected to supply ABC, ठीक है। If 1 to 3 are connected to A, C, B respectively at supply terminals, rotor runs in clockwise direction with synchronous speed. The frequency of the induced EMF across open circuit rotor terminals will be, open circuit rotor terminals के केस में क्या आएगा, इसमें एक्चुअल में दोस्तों क्या दिया है ना कि जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में। देखिए क्या होता है ना, बेसिकली हमारे पास 3 टर्मिनल है ए बी सी, ठीक है, ठीक है। और इन तीनों टर्मिनल को मोटर का जो 3 टर्मिनल होता है उसमें कनेक्ट किया गया, 1 2 3 में। जैसे ए को 1 में, बी को 2 में और सी को 3 में कनेक्ट किया गया, तो उसके केस में वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है।
अगर इसको टर्मिनल चेंज कर दिया जाए, यानी कि कोई दो टर्मिनल को चेंज कर दिया जाए, यानी कि ए बी सी की जगह सी बी कर दिया जाए, तो पहले अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन था तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन हो जाएगा, यानी कि उसका रोटेशन का स्पीड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसे केस में क्या होगा, देखिए सप्लाई अगर एबीसी में कनेक्टेड है तो उसे केस में जो एनएस का जो हमारा स्पीड होगा वो क्या आ जाएगा 120 एफ बाई पी, यानी कि 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 6000 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि आएगा 1500 आरपीएम। ठीक है, ठीक। अभी देखिए अपोजिट डायरेक्शन में अगर रोटेट करे तो स्लिप क्या हो जाएगा, एनएस माइनस माइनस ऑफ एनएस डिवाइडेड बाय एनएस ऑफ एनएस। ठीक है, तो इसका मतलब ये आएगा 2NS डिवाइडेड बाय NS, तो इससे क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगा 2, स्लिप का वैल्यू आएगा 2। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 50, यानी कि 100 हर्ट्ज, यानी कि इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 80 का डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट्स कैन बी मेजर्ड विथ, किससे मेजर किया जा सकता है, तो डीसी मूविंग कॉइल मिली वोल्ट मीटर से मेजर किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज वाउंड फॉर 4 पोल ऑन स्टेटर एंड 6 पोल ऑन द रोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज वाउंड, ठीक है, व्हेन थ्री फेज बैलेंस वोल्टेज सोर्स एट 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू मोटर इट विल रन एट तो देखिए यहां पर स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर के बारे में बोला गया दोस्तों। तो क्या होता है कि अगर स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में टॉर्क हमको चाहिए तो स्टेटर का जो नंबर ऑफ पोल्स है वो इज इक्वल टू रोटर का नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होना चाहिए। देखिए स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर केस में कुछ नहीं होता है, उसमें जिस जिस पोल के लिए रोटर को माउंट किया जाता है स्टेटर उसको अपने आप ले लेता है। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्लिपिंग इंडक्शन मोटर में स्टेटर का पोल रोटर के पोल के बराबर होना चाहिए। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है। तो वो दोनों इक्वल होना चाहिए, इक्वल होने से क्या होगा, जनरेशन ऑफ टॉर्क होगा। तो इसमें इक्वल नहीं है, देखिए एक स्टेटर का जो पोल है वो दिया गया है 4 पोल और रोटर का दिया है 6 पोल, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें टॉर्क जनरेट नहीं होगा, टॉर्क जनरेट नहीं होगा तो मोटर किस जीरो स्पीड में रहेगा, यानी कि वो मोटर स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। तो स्लिपिंग इंडक्शन मोटर के लिए जनरेशन ऑफ टॉर्क के लिए क्या जरूरी है, स्टेटर इज इक्वल टू रोटर, दोनों का नंबर ऑफ पोल्स बराबर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a three-phase, four-pole, 400 volt, 50 hertz squirrel cage induction motor is operating at a slip of 0.2. Slip कितना दिया है 0.02. The speed of the rotor flux in mechanical radians per second sensed by stationary observer is closest to, यानी mechanical रेडियन पर सेकंड पे हमको निकालना है। ठीक है, अच्छा अब देखिए रेवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट को रेवोल्यूशन पर ये हम रेडियन पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए 1 रेवोल्यूशन पर मिनट जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/60 रेवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, अच्छा रेवोल्यूशन को रेडिएशन में दिखते हैं, यानी कि एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनाता है, 2 पाई एंगल बनाता है डिवाइड बाय 60, इतना रेडियन पर सेकंड, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। यानी कि ये आंसर आएगा पाई डिवाइडेड बाय 30 रेडिएशन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, पाई बाय 30 आया। ठीक, अभी देखिए हमारा जो एनएस है वो क्या है 120 एफ बाई पी, यानी कि ये आएगा 1500 आरपीएम अगर फ्रीक्वेंसी 50 रखे तो रेडियन पर सेकंड में स्पीड क्या आ जाएगा, हम लोग देखे थे पाई बाय 30, एक के लिए पाई बाय 30 है तो इसका मतलब है 1500 के लिए 1500 इंटू पाई बाय 30 है, यानी आया 50 पाई, यानी कि आएगा 157। तो इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ द रोटर फ्लक्स इन मैकेनिकल रेडियन पर सेकंड सेंस्ड बाय स्टेशनरी ऑब्जर्वर वो क्या आ जाएगा 157। बेसिकली रोटर फ्रीक्वेंसीज में पूछ रहा है। ठीक है, रोटर स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a three-phase, four-pole, self-excited induction generator is feeding power to a load at a frequency f1. If load is partially removed, the frequency becomes f2. The speed of the generator is maintained at 1500 rpm. 1500 rpm मेंटेन किया जा रहा है इन बोथ केसेस। देन तो इस केस में क्या होगा, देखिए पहले हम लोग इंडक्शन जनरेटर का बिहेवियर देखते हैं दोस्तों। देखिए जनरेटिंग मोड में क्या होता है, इंडक्शन जनरेटर जो होता है वो सिंक्रोनस स्पीड से ऊपर की ओर रोटेट होता है। हमने कर्व को अगर आपको एनालाइज हुआ होगा तो हमने जो कर्व देखा था
वो कैसे देखा था, जो हमारा इंडक्शन मोटर का कर्व ये है, यहाँ पर स्लिप एस इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर स्लिप एस इज इक्वल टू 0 है। अगर इसको स्लिप्स इसको अगर जनरेटिंग मोड में रन करना है तो स्पीड जो है हमारा ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड होना चाहिए। अगर उसको हम लोग ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड करते हैं तो उसका कर्व इस तरह से आता है, यानी इस मोड में अब जो स्पीड है वो स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, यानी कि एन आर इज ग्रेटर देन एन एस होगा, ठीक है। तो ये जनरेटिंग मोड में आएगा और उसमें स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव होगी। यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स था। तब इंडक्शन मोटर एज ए इंडक्शन जनरेटर काम करता है, तो स्पीड मस्ट बी अबव द सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। ये तो पहला चीज होना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या होगा, हमारा पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा और नेगेटिव स्लिप रहेगा, ठीक है। अब हम लेकिन इसमें क्या बताया है कि जो स्पीड है उसको हम लोग सिंक्रोनस स्पीड में मेंटेन करना है। तो जनरेटर जो है सिंक्रोनस स्पीड में अगर रोटेट करता है 1500 आरपीएम पे ही रोटेट करता है, तो वो जनरेटिंग मोड पे नहीं काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि ये उस केस में क्या करेगा, पावर जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। अगर सेम स्पीड पे सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करे, क्योंकि हमको ज्यादा स्पीड पे रोटेट करना है, तब वो एज अ जनरेटर का काम करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि वो पावर जनरेट नहीं करेगा या फिर सेल्फ एक्साइटेड मोड में रहेगा, उसको कहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या, अगर स्पीड जनरेटर का मेंटेन 1500 आरपीएम पे किया जा रहा है, तो उसे केस में जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज से कम होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, इसमें फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज से कम होगा, क्योंकि क्या होगा कि एक्सटर्नल एक्साइटेशन नहीं है या फिर ग्रिड से एक्साइटेशन नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है क्या कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से ही लेस होगा, यहाँ इसके बारे में कोई मेंशन नहीं किया गया है। तो जनरेटिंग मोड में अगर रहे तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज के ये में रहेगा, 50 हर्ट्ज में रहेगा। तो लेकिन अगर ये में नहीं है, ठीक है, अगर ये जो हमारा स्लिप नेगेटिव नहीं है या फिर वो इसका स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा नहीं है, तो फिर उसका मतलब है क्या कि वो 50 हर्ट्ज से उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, ठीक है। ये बेसिक प्रिंसिपल होता है इंडक्शन जनरेटर का कि उसको सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा में रोटेट करना चाहिए। तो इसका मतलब है क्या कि हम कह सकते हैं कि सेल्फ एक्साइटेड जो इंडक्शन जनरेटर होता है वो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी से कम होती है, किस केस में, अगर इसका स्पीड 1500 आरपीएम मेंटेन किया, यानी स्पीड उसका सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब है क्या कि F1 और F2 दोनों इस केस में 50 हर्ट्ज से कम होंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस देखिए, लोड को पार्सली रिमूव किया गया है। तो लोड को पार्सली रिमूव करने से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। लोड कम होने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब इस केस में F2 इज ग्रेटर देन F1 होगा। इसका मतलब है क्या कि F2 इज ग्रेटर देन F1 होगा, तो दोनों कंडीशन सी में सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A 4-pole induction motor supplied by a slightly unbalanced three-phase 50 hertz source, unbalanced source है, is rotating at 1440 rpm. The electrical frequency hertz in induced negative sequence current in the rotor. देखिए, आप पावर सिस्टम में आगे पढ़िएगा जाके कि कोई भी अनबैलेंस थ्री फेज सिस्टम होता है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है पॉजिटिव सीक्वेंस, एक होता है नेगेटिव सीक्वेंस, एक होता है जीरो सीक्वेंस, ठीक है। तो पॉजिटिव सीक्वेंस में सेम डायरेक्शन होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की, नेगेटिव सीक्वेंस में अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो इसका मतलब इसे केस में क्या बोला गया, नेगेटिव सीक्वेंस करंट के केस में। तो इसका मतलब है क्या, जो नेगेटिव सीक्वेंस का कंपोनेंट होता है वो रोटर के जो एमएमएफ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि जब रिलेटिव स्पीड होगी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी फील्ड की, नेगेटिव सीक्वेंस फील्ड की और रोटर की, वो दोनों अपोजिट में होगी। तो इसका मतलब है क्या कि इसमें अगर हम नेट रिलेटिव स्पीड निकाला जाए तो वो हो जाएगा ns प्लस nr, क्योंकि ये नेगेटिव सीक्वेंस सप्लाई दिया गया है तो ns जो है nr के अपोजिट में होगा, तो ns प्लस nr होगा, ठीक है। अच्छा, ns का स्पीड जो इसमें कितना हो जाएगा 120 f बाई पी, एफ डिवाइडेड बाई पी, उससे हम लोग निकाल सकते हैं, तो वो कितना आएगा 1500। तो हमारा एन रिलेटिव क्या आ जाएगा, एन रिलेटिव हो जाएगा 1500 आरपीएम प्लस जो हमारा एनआर कितना है 1440। हमेशा याद रखिएगा नेगेटिव सीक्वेंस करंट में जब हम लोग सप्लाई देते हैं तो इसका मतलब है कि उसका जो एमएमएफ है वो रोटर एमएमएफ के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है, ठीक है। तो रेटिव स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी तब 2940। तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग में इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 120 एफ बाई पी था, तो पी इंटू एन डिवाइडेड बाई 120 कर सकते हैं, एन इसकी रिलेटिव स्पीड है। इसका मतलब है कि 4 इंटू 2940 डिवाइडेड बाई 120, यानी कि इसमें 120 इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 98 हर्ट्ज जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
तो इंड्यूस नेगेटिव सीक्वेंस जो है करंट है वो जो है उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो इस सीक्वेंस जो करंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगा स्टेटर एमएमएफ पे। तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन अपोजिट होने से ये आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन इंडक्शन मोटर अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन द ईएमएफ इंड्यूस्ड पर फेज इन द रोटर सर्किट इज। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड पर फेज इन द रोटर सर्किट क्या हो जाएगा, एस टाइम्स होता है। यानी कि अगर हम इसको ऐसे निकालें कि ई टू एस ई टू आर लेते हैं हम लोग, रोटर में इंड्यूस जो ईएमएफ होगा उसका वैल्यू हो जाएगा एस ई टू जीरो, यानी स्टैंड स्टिल ईएमएफ के। तो यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली आया कैसे दोस्तों, देखिए ये बेसिक जो ट्रांसफॉर्मर का फॉर्मूला होता है 4.44 इंटू एन इंटू एफ इंटू फाइव एम होता है। तो फाइव एम इसी केस में कांस्टेंट लेते हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग से हम लोग निकाल सकते हैं, और ये एफ फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल में होगी। तो अगर रोटर में हम ये सेम रखें तो सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं 4.44 एन इंटू एफ आर रोटर ऑफ फाइव एम। अब हमको पता है आपको कि जो एफ रोटर होता है का फ्रीक्वेंसी होता है वो एस टाइम एफ फ्रीक्वेंसी होता है, उसको उसमें रखने से वो रिलेशन आराम से निकल जाएगा। ठीक है, एस टाइम्स ई टू जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए थ्री फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर द वोल्टेज बिटवीन स्लिप रिंग्स एट स्टैंड स्टिल इज 50 हर्ट्ज। स्टैंड स्टिल यानी ई टू जीरो कितना दे दिया है, 50 वोल्ट दे दिया है। द फुल लोड स्लिप जितना द वोल्टेज बिटवीन स्लिप रिंग्स एट फुल लोड पे स्लिप रिंग्स क्या आएगा, तो ई टू आर जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, एस टाइम्स ई टू जीरो होता है। यानी कि स्लिप इसमें 0.04 इंटू 50, यानी कि ये वैल्यू आएगा कितना 2, यानी कि इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ एन इंडक्शन मोटर द लीकेज फ्लक्स इज मोर इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ ट्रांसफार्मर, इट इज ड्यू टू। क्यों होता है, तो वो होता है एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। एयर स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप होता है, उसके चलते क्या होता है, लीकेज फ्लक्स ज्यादा होता है। ट्रांसफार्मर कोर में आप देखिएगा दोस्तों कि उसमें एयर गैप नहीं होता है, तो उसमें जो लीकेज फ्लक्स जो होता है दोनों के बीच में, दोनों वाइंडिंग्स के बीच में, वो थोड़ा कम होता है। सब लिंक होता है, बस इसके ये में होता है। लेकिन अगर आप इंडक्शन मोटर के केस में देखें तो होल एयर गैप एक यूनिफॉर्म होता है, तो उसमें जो लीकेज फ्लक्स होता है वो ज्यादा होता है। एयर गैप बिटवीन रोटर और स्टेटर के चलते ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इंडक्शन मोटर द फेज रिएक्टेंस इज डैश इन कंपैरिजन टू फेज रेजिस्टेंस। इंडक्शन मोटर में क्या होता है, इंडक्शन मोटर में ये होता है क्वाइट हाई होता है। क्यों क्वाइट हाई होता है, देखिए लीकेज जो रिएक्टेंस होता है एयर गैप के चलते ज्यादा होता है, तो इसका मतलब है लीकेज रिएक्टेंस होने से फेज रिएक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा फेज रेजिस्टेंस के मुकाबले में। ठीक है, यहाँ पर ये फेज रिएक्टेंस ज्यादा प्रिडोमिनेंट करेगा फेज रेजिस्टेंस के मुकाबले में। इसी कारण से आप बोल सकते हैं कि जो कॉस पावर फैक्टर होता है जो कि हम लोग निकालते हैं आर डिवाइडेड बाय जेड, और जेड में जो कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रिएक्टेंस का, ये कंपोनेंट ज्यादा होने से कॉस पावर फैक्टर जो ट्रांसफार्मर के केसेस में होगा उससे पावर फैक्टर हमको इंडक्शन मोटर केस में कम मिलता है। ठीक है, अगर पावर फैक्टर ट्रांसफार्मर केस में हम 0.96 देखें तो इसमें 0.88 के करीब आता है। तो यही डिफरेंस होता है कि पावर फैक्टर ज्यादा होता है ट्रांसफार्मर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इन इंडक्शन मोटर द फेज रिएक्टेंस इज, ये तो 89 का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैरामीटर ऑफ एन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर अफेक्टेड बाय रिड्यूसिंग द आरएमएस वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज एट रेटेड फ्रीक्वेंसी इज। तो क्या होगा, इक्विवेलेंट सर्किट का जो पैरामीटर होता है वो कौन सा पैरामीटर इफेक्टेड होता है अगर आरएमएस वैल्यू सप्लाई वोल्टेज का हम लोग कम करते हैं। तो इन चारों में से देखते हैं। देखिए अभी इसमें देखिए क्या होगा, रोटर का लीकेज रिएक्टेंस बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो रोटर का जो लीकेज रिएक्टेंस होगा बेसिकली फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा और दोनों का म्यूचुअल कपलिंग पे डिपेंड करेगा, तो वोल्टेज पे तो डिपेंड नहीं करेगा। रोटर रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, स्टेटर रेजिस्टेंस भी इंडिपेंडेंट होता है। ये सारे लॉसेस के कंपोनेंट होते हैं। बचा हमारा मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। तो अभी क्या होता है दोस्तों, देखिए मैग्नेटाइजिंग जो रिएक्टेंस होता है वो क्या डिनोट करता है, वो डिनोट करता है कि हमें कितना मैग्नेटाइजेशन के लिए करंट चाहिए। ठीक है, तो वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है एयर गैप फ्लक्स पे डिपेंड करता है कि एयर गैप का फ्लक्स कितना हमारे पास अवेलेबल है। ट्रांसफार्मर केस में एयर गैप फ्लक्स जो है वो ज्यादा अवेलेबल होता है, तो उसमें मैग्नेटाइजेशन रिएक्टेंस का जो करंट का वैल्यू होता है वो कम होता है। लेकिन इसमें एयर गैप रहता है इंडक्शन मोटर के केस में, तो एयर गैप के चलते क्या होता है, इसमें मैग्नेटाइजेशन रिएक्टेंस ज्यादा होता है, उसमें करंट का रिक्वायरमेंट क्योंकि ज्यादा हो जाता है ना। तो एक्सएम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के। अब आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होता है, वोल्टेज बाय, हमारा फ्लक्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी के। अगर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी को रखा जाए तो इसका मतलब है क्या कि एक्सएम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, वोल्टेज के।
ये रिलेशनशिप हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज पे कौन सा डिपेंड करेगा, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस डिपेंड करेगा, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूं। दोस्तों, आपका जो सपोर्ट होता है मुझे बहुत इंकरेज करता है इस तरह के सिमिलर वीडियो बनाने के लिए। आगे चल के इस चैनल में हम लोग इसी तरह के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।